जय हिंद। मैं जयेश नायक। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल शार्प माइंड्स पे। आज अपन पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 बिहेवियरलिज्म करने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता कैसे क्या हमारा सीक्वेंस चल रहा है, उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अनुसार बीए सेमेस्टर 1 की जो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने ले रखा है, उनकी बीए सेमेस्टर 1 में किताब चलती है जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि अलग अलग राइटर्स पब्लिश करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, जैसे कि ओपी गोबा सर है और सुनीता गंगवाल है एंड मैनी मोर। तो मैंने जो बुक रेकमेंड करी है वो है सुनीता गंगवाल, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस बुक के अनुसार हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, उन दोनों की सिग्निफिकेंस, उन दोनों के बेसिक डिफरेंस, साथ में उन दोनों की स्कोप। उसके बाद में हमने देखा कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड आज हम देखेंगे सुनीता गंगवाल बुक से चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है बिहेवियरलिज्म। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे कौन चलता है। और बीए सेमेस्टर टू के अंदर हमारी जो बुक चलेगी वो आएगी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, जिनके अंदर अपन बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, कौटिल्य जी, मनु जी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपन लोग पढ़ेंगे। लेकिन बीए सेमेस्टर 1 में जो चलती है वो है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर है। तो उसके 3 चैप्टर सुनीता गंगवाल बुक के अनुसार कंप्लीट हो चुके। आज चौथा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बिहेवियरलिज्म। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि बिहेवियरलिज्म होता क्या है। जैसा कि इसका नाम है बहुत बड़ा, बिहेवियरलिज्म। सिंपल सा यदि मैं आपको बात बताऊं तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं मीनिंग क्या होता है बिहेवियरलिज्म का। तो हमने देखा कि जो अप्रोचेज है, जैसा कि 2 प्रकार के अप्रोचेज होती है बिहेवियरलिज्म को स्टडी करने के लिए, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए 2 प्रकार के अप्रोचेज होती है। एक होती है आपके ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें जो फैक्ट्स होते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो नहीं होती, केवल अपने आर्गुमेंट्स के बेसिस पे जो है ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। और दूसरी जो अप्रोच होती है वो होती है आपके मॉडर्न अप्रोच, जिसके अंदर ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है फैक्ट्स देकर, और इसमें जो है साइंटिफिक स्टडी होती है। तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर एक पॉइंट आता है, एक अप्रोच आती है अपनी, जिसका नाम होता है बिहेवियरलिज्म। तो जैसा कि बिहेवियरलिज्म मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न अप्रोच का एक पार्ट है। तो मॉडर्न अप्रोच प्योर साइंटिफिक अप्रोच है, फैक्ट्स पर बिलीव करती है, वैल्यूज पर बिलीव नहीं करती। वैल्यूज यानी कि थॉट्स के बेसिस पे, आर्गुमेंट्स के बेसिस पे ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है, इसमें क्या होगा, इसमें फैक्ट्स को निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टडी। तो बिहेवियरलिज्म भी मॉडर्न अप्रोच का एक पार्ट है। तो मीनिंग अगर अपन देखें बिहेवियरलिज्म का, तो वो क्या होता है, प्योर साइंस अप्रोच। ठीक है, प्योर साइंस अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें यदि अपन कि बिहेवियरलिज्म यदि आखिर होता क्या है, तो बिहेवियरलिज्म में अपन ने ये तो देख लिया कि प्योर साइंस अप्रोच है। तो किस चीज़ का साइंटिफिक स्टडी, क्या होगा इसमें? भाई साइंस है वो तो मान लिया, पर क्या साइंस में किस चीज़ की स्टडी हो रही है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बिहेवियरलिज्म सिंपल शब्दों में होता क्या है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर रोज ना अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती है। ठीक है, और इन यहाँ पर रहने वाले ये है जनता, लोग, सिटीजन। अब जो घटना होगी उसको करने वाले भी जनता होगी, और उसका इफेक्ट वो भी जनता के ऊपर आएगा। ठीक है, तो जो लोग उस घटना को करने के लिए शामिल है, या जिनके ऊपर उस घटना का इफेक्ट आ रहा है, उनकी साइंटिफिक स्टडी वो क्या कहलाती है, बिहेवियरलिज्म स्टडी कहलाती है। बिहेवियर यानी कि लोगों के बिहेवियर की स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना और साइंटिफिक स्टडी करना। ठीक है, जैसे कोई भी एक कंट्री है, उस कंट्री में अलग अलग जनता, अलग अलग सेक्ट्स के लोग रहते हैं। तो वो जो है अलग अलग इंसिडेंट्स, अलग अलग वहाँ पे घटनाएं होती है, पॉलिटिकल से संबंधित घटनाएं। ठीक है, वो करने वाले भी लोग हैं, उनका जो इफेक्ट है वो भी लोगों के ऊपर आएगा। तो उन लोगों की साइंटिफिक स्टडी वो क्या कहलाता है, बिहेवियरलिज्म कहलाता है। बिहेवियरलिज्म नाम में अपने आप को दर्शा रहा है कि बिहेवियर की स्टडी, यानी कि लोगों के बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, वो क्या कहलाता है, बिहेवियरलिज्म कहलाता है।
उसके बाद बिहेवियरिज्म के यदि अपन बात करें फाउंडिंग फादर्स की, तो उधर मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहेवियरिज्म के फाउंडिंग फादर्स कौन कौन है। तो दो यहाँ पे बिहेवियरिज्म के फाउंडिंग फादर आ जाते हैं। एक आ जाते हैं आपके चार्ल्स ई मिरियम एंड डेविड ईस्टन। मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। एक है आपके आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चार्ल्स ई मिरियम, ये दोनों कौन है? ये दोनों है फाउंडिंग फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ये 1 मार्कर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि फाउंडिंग फादर बिहेवियरिज्म का कौन है? एक है चार्ल्स ई मिरियम और दूसरे कौन है? डेविड ईस्टन। आगे जाके अपन ये भी देखेंगे डेविड ईस्टन जो है 8 फाउंडेशन स्टोन्स देते हैं बिहेवियरिज्म के रिगार्डिंग। उसके बाद में पोस्ट बिहेवियरिज्म आएगा। तो पोस्ट बिहेवियरिज्म में जो डेविड ईस्टन है वो क्या देते हैं? क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, जो कि 7 पॉइंट्स है। वो 7 पॉइंट्स एक तरीके से बेसिक फीचर्स है किसके? पोस्ट बिहेवियरिज्म के। और इसमें वो क्या देंगे? 8 फाउंडेशन स्टोन्स डेविड ईस्टन। आगे अपन पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में अपन यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने जान लिया। अब हालांकि अपन ये देख लेते हैं कि बिहेवियरिज्म की स्टार्टिंग कब हुई थी। तो बिहेवियरिज्म की स्टार्टिंग हुई थी 1945 के अराउंड, अराउंड 1945, ठीक है। जैसे कि अपन ने, मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच जब अपन ने पढ़ी थी कि फ्रॉम द पीरियड ऑफ एरिस्टोटल से लेकर 1945 तक आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच चली। उसके बाद में 1945 से लेकर टिल प्रेजेंट तक आपकी मॉडर्न अप्रोच चल रही है, ठीक है। तो 1945 के अराउंड मॉडर्न अप्रोच आ गई थी। तो बिहेवियरिज्म भी मॉडर्न अप्रोच का एक पार्ट है। तो यानी कि बिहेवियरिज्म में 1945 के अराउंड आ गया था। और ये बिहेवियरिज्म कब तक चला? 2 सेंचुरीज अराउंड, सॉरी 2 सेंचुरीज नहीं, 2 डिकेड्स। यानी कि सेंचुरी तो 100 साल का होता है और डिकेड्स 10 सालों की होती है। तो 2 डिकेड्स यानी कि लगभग 1960s 1965 तक, ठीक है। ये अराउंड 1945 से लेकर स्टार्ट हो गया था 1945 के अराउंड। और ये 1960s या 1965 के अराउंड ये बिहेवियरिज्म जो है वो चला था। उसके बाद में बिहेवियरिज्म की जगह ले ली किसने? पोस्ट बिहेवियरिज्म में। क्योंकि अपन आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि बिहेवियरिज्म में जो है वो साइंटिफिक स्टडी पे ही ध्यान दिया जा रहा था और वैल्यूज़ को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था, ठीक है। और जो पोस्ट बिहेवियरिज्म आएगा उसके अंदर साइंटिफिक स्टडी भी होगी और साथ ही साथ में आपके जो जो वैल्यूज होती है वो भी उसके अंदर क्या होगी? कंबाइन होती है। लेकिन बिहेवियरिज्म में ऐसा नहीं है। बिहेवियरिज्म में सिर्फ प्योर साइंटिफिक स्टडी होती है। तो अपन ने ये देख लिया कि मीनिंग क्या होता है प्योर साइंस अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। डेफिनेशन अपन ने देख ली कि एक कोई सी भी कंट्री है, उस कंट्री में जो भी पॉलिटिकल घटनाएं हो रही है वो करने वाले भी लोग हैं और उसका इफेक्ट भी लोगों के ऊपर आएगा। तो उन लोगों की साइंटिफिक स्टडी वो क्या कहलाता है? बिहेवियरिज्म कहलाता है। बिहेवियरिज्म जो है 1945 के अराउंड आ गया था और लगभग 2 डिकेड यानी कि 20 साल के अराउंड ये चला और 1960 से 1965 तक ये चला। उसके बाद में बिहेवियरिज्म की जगह किसने ले ली? पोस्ट बिहेवियरिज्म ने इसकी जगह ले ली, ठीक है। और दो यदि फाउंडिंग फादर आपसे पूछे जा रहे हैं बिहेवियरिज्म के, तो वो कौन है? वो है चार्ल्स ई मिरियम एंड सेकंड इज डेविड ईस्टन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्टेजेस ऑफ बिहेवियरिज्म की। तो पहली जो स्टेज है वो है स्टेज 1। स्टेज 1 में यानी कि स्टेज में कि बिहेवियरिज्म की कैसे कैसे ग्रोथ होती है वो अपन देखेंगे स्टेजेस में, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस में, बेसिकली 3 स्टेजेस है किसकी? बिहेवियरिज्म की। तो स्टेज 1 अपन देखते हैं। तो स्टेज 1 में अपन देखेंगे पहली स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो है आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अ, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या ड्यूरेशन है।
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन है वो है 1914 से लेकर 1918, ठीक है। 4 से 5 साल तक ये चला था, 1914 से लेकर 1918। उसके बाद में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो ड्यूरेशन है वो है 1939 से लेकर 1945 तक का, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बिहेवियरिज्म की जो पहली स्टेज है वो आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहली वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बता दिया कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए, और पहली वर्ल्ड वॉर का क्या डेट है, 1914 से लेकर 1918, ठीक है। 1914 से लेकर 1918। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। लेकिन जो भी इसकी स्टेजेस है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड ही चलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, बाकी इसमें जो टाइम पीरियड चलेगा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का चलेगा, ठीक है। तो पहली स्टेज आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था तब मैंने आपको बताया कि 1945 के अराउंड ये आ गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कब खत्म होने वाला था, ये 1939 से चालू हुआ और 1945 में ही एंड हो गया था। तो आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि खत्म होने वाला है, अभी खत्म हुआ नहीं है, खत्म होने वाला है। कौन? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसमें आगमन हो गया था पहली स्टेज का, बिहेवियरिज्म की पहली स्टेज का। इसके अंदर जो टेक्निक्स होती थी वो थी क्वांटिटेटिव मेथड्स और एम्पेरिकल स्टडीज। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जिसपे आप जो है न्यूमेरिकल फॉर्म्स में डेटा को चेक करते हो, ठीक है। और एम्पेरिकल स्टडीज कौन सी स्टडीज होती है? एम्पेरिकल स्टडीज वो स्टडीज होती है जिसमें आप सेकेंडरी डेटा नहीं लेते, प्राइमरी डेटा लेते हो। आपने किसी से बात सुनी नहीं है, आपने वो बातें देखी है, आपने वो घटना को स्टडी करा है, आपने जाके खुद ने वो चीज़ें देखी है। जैसे टेलीफोन डायरी आती है, उसमें जो नंबर्स है, ठीक है, आपने खुद ने निकाले नहीं है, वो एक सेकेंडरी सोर्स है। न्यूज़पेपर आपके पास आता है सुबह, आपको नहीं पता ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ, वो रिपोर्टर्स को पता है, उनके लिए वो प्राइमरी डेटा है, क्योंकि उन्होंने वो खुद ने देखी है वो घटना। आप लोगों ने वो घटना देखी नहीं है, आप बस पढ़ रहे हो उसको, तो आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा है। तो एम्पेरिकल स्टडीज में वो डेटाज आते हैं जो कि प्राइमरी डेटा होते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म्स में जो डेटा निकालते हो वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आ जाता है। अब इस यहाँ पर जो स्कॉलर्स हुआ करते थे वो थे हेरोल्ड लेसवेल एंड स्टुअर्ट राइस, ठीक है। ये दोनों पहले जो स्टेज है उन्हीं के, हेरोल्ड लेसवेल एंड स्टुअर्ट राइस एंड मैनी मोर, ठीक है। अब आती है अपनी बात सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज टर्मिनेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि टर्मिनेशन मतलब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तब 1945 के बाद की बात है ये। और यहाँ पर नई नई टेक्निक्स आ गई, यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड्स तो है ही, न्यूमेरिकल फॉर्म्स में जो डेटा निकाला जा रहा है वो तो है ही, साथ में एम्पेरिकल स्टडीज भी है, लेकिन और भी नई नई टेक्निक्स आ गई, जैसे कम्युनिकेशन थ्योरी, सरकार की बातें जनता को पता चले और जनता की बातें सरकार को पता चले, कैजुअल मॉडलिंग, इंटरव्यूज़ लेना, स्टैटिकल सर्वेज, इकोनॉमिकल सर्वेज लेना एंड मैनी मोर, बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पर जो है अलग अलग स्कॉलर्स आए नए नए, जैसे कि रॉबर्ट डल है, ठीक है, डेविड ईस्टन है जो कि फाउंडिंग फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहलाते हैं, और कार्ल ड्यूच है, ठीक है। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स थे, ये सब यहाँ पर आए। आती है बात अपने थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी थर्ड स्टेज आएगी। यहाँ पर यही सारी टेक्निक्स है, ठीक है, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन थ्योरी है, कैजुअल मॉडलिंग है, इंटरव्यूज़ है और क्वांटिटेटिव मेथड, एम्पेरिकल स्टडीज़, ये सब टेक्निक्स भी है उधर। लेकिन अब यहाँ पे थर्ड स्टेज में एक टेक्निक और नहीं आ गई, वो कौन सी है? मैथमेटिकल टेक्निक्स, एडिशन ऑफ द मैथमेटिकल टेक्निक्स। स्कॉलर्स आर द सेम, जो यहाँ पर स्कॉलर्स है वही स्कॉलर्स इधर रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बीता गया अभी, ठीक है। अब 1960s के अराउंड, एंड ऑफ द 1960s, एंड ऑफ द 1960s, यानी कि जब 1960s ख़त्म होने वाला था, यानी कि लगभग वो ख़त्म हो गया, तब जो है बिहेवियरलिस्ट, भाई बिहेवियरलिज्म तो क्या है? एक मोड ऑफ स्टडी है। जो बिहेवियरलिज्म को प्रैक्टिस करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बिहेवियरलिस्ट, ठीक है।
तो बिहेवियरलिस्ट में दो कैटेगरी बढ़ गई, एक बन गए पॉजिटिव बिहेवियरलिस्ट और दूसरे बन गए थियोरेटिकल बिहेवियरलिस्ट। कब? एंड ऑफ द 1960s में। तो जो पॉजिटिव बिहेवियरलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, एम्पेरिकल टेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका फोकस किस पर रहता है, एम्पेरिकल टेस्ट पे, यानी कि हम तो जो प्राइमरी जो डेटा होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, केवल साइंटिफिक स्टडी पे हम लोग ध्यान देंगे। और दूसरे कौन सी कैटेगरी बन गई, थियोरेटिकल बिहेवियरलिस्ट, जो कि सिर्फ वैल्यूज पे ध्यान देगी, साइंटिफिक स्टडी नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद में यह मैंने आपको बता ही दिया कि दो फाउंडिंग फादर कहलाते हैं बिहेवियरिज्म के, कौन, चार्ल्स सी मिरियम एंड डेविड स्टर्न। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म। अब बात ये ध्यान रखिए, एग्जाम में दो तरीके से ये वाला क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स का। एक आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक आता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हेनिज ओलाउ ने दिए थे, उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है। वो अपन इसी में पढ़ लेंगे, लेकिन ये अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा मैं, ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस पे अधिकतर बिहेवियरिस्ट, सारे बिहेवियरिस्ट जो भी बिहेवियरिज्म को प्रैक्टिस करते थे वो सब क्या है, एग्री हो चुके थे, ठीक है। ये वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद में अपन देखेंगे इसी वीडियो में कि हेनिज ओलाउ जी ने जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए वो कौन से, ठीक है। तो जिसमें हेसी नाम की एक ट्रिक भी बनती है, वो बताऊंगा मैं आगे इसी वीडियो में। अभी अपन देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट, बिहेवियरिज्म जो है वो 20 साल तक चला, लगभग 1945 से लेकर 1960 1965 तक वो चला। और 20 साल तक वो चला तो स्मूथली नहीं चला, 20 साल तक भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिनका ये मानना था कि पॉलिटिकल साइंस वैल्यूज़ के बिना अधूरी है। जैसे आप वैल्यूज़ को हटाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस का जो नेचर है, जो इंटीग्रिटी है, जो एटीट्यूड है, वो खो जाएगा। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट होता रहा। उसके बाद में सेकंड, मैथोडोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। बहुत सारे मेथड्स है, क्योंकि 1945 से पहले तो ट्रेडिशनल अप्रोच चलती थी, और ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो वैल्यूज़ के बेसिस पर है, यानी कि जो आर्गूमेंट्स के बेसिस पे जब आप ट्रुथ को फाइंड आउट करोगे तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपन फिलोसॉफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अपन पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये है बिहेवियरिज्म, ये तो मॉडर्न अप्रोच का पार्ट है, और मॉडर्न अप्रोच तो साइंस पर बेस्ड है। तो साइंस से साइंटिफिक फैक्ट्स आप कैसे निकालोगे, जब आपके पास में वो रिसर्च टूल्स होंगे। तो अलग अलग मेथड्स, जैसे कि कम्युनिकेशन थ्योरी, कैजुअल मॉडलिंग, इंटरव्यूज, स्टैटिस्टिकल सर्वेज, और आपके क्वांटिटेटिव मेथड्स, एम्पेरिकल स्टडीज़, ये अलग, और मैथमेटिकल स्टडीज़, ये अलग अलग मेथड्स है। इसे वो कहा जाता है मैथोडोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। थर्ड अपना आता है फोकस ऑन बिहेवियर। मैंने आपको बताया था एक देश है, देश में अलग अलग जनता जनता रहती है, ठीक है। वो अलग अलग पॉलिटिकल इंसिडेंट्स को करती है, तो करने वाली भी है, और उनका इफेक्ट भी उन जनता के ऊपर ही आएगा। तो जो करने वाली जनता है, जो जिनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है उन पॉलिटिकल इंसिडेंट्स का, उन लोगों की साइंटिफिक स्टडी, वो क्या कहलाता है, बिहेवियरिज्म कहलाता है। तो फोकस ऑन बिहेवियर, तो किसका बिहेवियर स्टडी किया जा रहा है यहाँ पे, मैन का। अब यहाँ पे मैंने मैन लिखा, तो इसका मतलब पुरुष, केवल पुरुष नहीं है यहाँ पर, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स दोनों के बिहेवियर की स्टडी यहाँ पर होती है, ठीक है। जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब हर बार राज्य नहीं होता, अधिकतर बार स्टेट का मतलब क्या है, क्या हो जाता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, देश, ठीक है, एक पूरी कंट्री, एक पूरी सोसाइटी। ऐसे ही जो मैन है, MEN, मैन का मतलब हमेशा पुरुष नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। मैन का कई बार मतलब मेल्स एज वेल एज फीमेल्स से हो सकता है, ठीक है। फोर्थ अपन देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि कोई भी घटना होती है तो उसका ज्योग्राफिकली क्या संबंध है, उसका ज्योग्राफी पे क्या इफेक्ट आएगा, उसका हिस्ट्री पे क्या इफेक्ट आएगा, सॉरी, वो हिस्ट्री में से क्या क्या चीज़ें हुई जिसका आज ये परिणाम हुआ, उस घटना का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा। ऐसे जो मल्टीपल अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, या अपन ये बोले कि अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एक ही प्रकार की जो स्टडी है वो अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं सोसाइटी के अंदर उन पर जो इफेक्ट डालती है, उन स्टडीज़ को अपन क्या कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच या इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी, ठीक है। तो बिहेवियरलिज्म इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी का पार्ट है। फिफ्थ आता अपना साइंटिफिक स्टडी। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें फील्ड रिसर्च को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि प्योर साइंस अप्रोच है, ठीक है।
और साइंटिफिक स्टडी तब पॉसिबल है जब आप अलग अलग रिसर्च टूल्स को लेकर आओगे, क्योंकि आर्गुमेंट्स के बेसिस पे तो ये चलता नहीं है, आपको फैक्ट्स देने पड़ेंगे और फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए आपको रिसर्च टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन नहीं कह सकते कि जो बिहेवियरिज्म है ये प्योर साइंटिफिक स्टडी पर बेस्ड होता है। ठीक है, जिस प्रकार से जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो प्योर किस पर बेस्ड है, आर्गुमेंट्स पे, वैसे मॉडर्न अप्रोच किस पर बेस्ड है, बिहेवियरिज्म किस पर बेस्ड है, प्योर साइंटिफिक स्टडी पे। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे पोस्ट बिहेवियरिज्म, वो किस पर बेस्ड होगा, उसमें वैल्यूज भी होगी, साथ में उसमें साइंटिफिक फैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, कौन सी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि हेनिज ओलाउ जी की दी गई है। ठीक है, ठीक है, अपन ने अभी जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वो कौन सी थी, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसपे सारे बिहेवियरिस्ट, लगभग सारे बिहेवियरिस्ट एग्री करते हैं। अब जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे वो किन की होगी, हेनिज ओलाउ जी की। ठीक है, तो पहले यदि अपन देखें तो इसकी ट्रिक होती है, एक ट्रिक मैंने बनाई है जिसको अपन कहते हैं हिसी, HESI। आप HISE भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी करे वैसे आप कर देना, लेकिन ये बात ध्यान रखना, यदि एक बार ई आ गया तो दूसरी बार आई आएगा, और यदि आपने पहली बार में आई लिखा है तो दूसरी बार में ई आएगा। ठीक है, तो पहले अगर अपन देखें तो ह्यूमन बिहेवियर, एच से यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी इसके अंदर होती है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि एक देश है, उसमें अलग अलग पॉलिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, तो करने वाली भी जनता है, और उसका जो इफेक्ट है उस पर इफेक्ट भी जो है वो जनता के ऊपर ही आएगा। तो उस जनता की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कहलाती है, वो बिहेवियरिज्म होता है। ठीक है, सेकंड ई से यानी कि एम्पेरिकल स्टडीज, इसमें जो डेटा की बात होती है वो कौन से डेटा होते हैं, वो प्राइमरी डेटा होंगे। ठीक है, यानी कि वो आंखों देखी घटनाएं होती है। ठीक है, साथ में इसमें जो क्वेश्चन होता है, जो स्टडी आप करेंगे, स्टडी में क्वेश्चन उठाएंगे आप, तो क्वेश्चन दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है व्हाट शुड बी, जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छी सोसाइटी क्या होनी चाहिए, और एक क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज, यानी कि एक अच्छी सोसाइटी क्या है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच वाले थे वो क्या, कौन से क्वेश्चन पे डील करते थे, व्हाट शुड बी, एक अच्छी सोसाइटी क्या होनी चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच वाले थे वो किस पर डील करेंगे, व्हाट इज, एक अच्छी सोसाइटी क्या होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल है, तो व्हाट इज पे डील करते थे। तो जब भी एम्पेरिकल नाम आए ना, तो इसमें जो दो चीज़ें होती है, एक तो प्राइमरी डेटा, और एक क्वेश्चन आपका किस पे डील किया जाएगा, व्हाट इज पे। ठीक है, ना कि व्हाट शुड बी पे। थर्ड अपना आता है साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी इसमें होती है, मैंने आपको बता दिया, एस से साइंटिफिक स्टडी इसके अंदर आएगी, क्योंकि प्योर साइंस अप्रोच जैसा कि इसका नाम ही है, और इसमें आप अलग अलग टूल्स के माध्यम से फैक्ट्स को
गैदर करने की कोशिश करते हो तो ये साइंटिफिक स्टडी तो हो ही जाती है। ठीक है, चौथा अपना आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। वो मैंने आपको बता दिया कि एक घटना जब अलग अलग कोई भी एक पॉलिटिकल घटना हुई तो उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा, ज्योग्राफिकली क्या उसका इफेक्ट है, हिस्ट्री में ऐसे पास्ट में ऐसे क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से आज ये नौबत आई, या इकोनॉमी पे उसका क्या इफेक्ट आएगा, सोशल लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर डील किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। ठीक है, तो ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स थी, HESI, HESI, या फिर आप ये भी कह सकते हैं HISE। बस ये ध्यान रखना, अगर पहले ई आ गया तो बाद में आई आएगा, और यदि आपने पहले आई लगा दिया तो बाद में ई आएगा। तो ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स है बिहेवियरिज्म की, ये किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है हेनिज ओलाउ जी के द्वारा। और पहले जो अपन ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी किसकी, बिहेवियरिज्म की, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि अधिकतर बिहेवियरिस्ट जिन पे एग्री करते थे। ठीक है, अब एक बार आप इन सब चीज़ों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मिलूंगा मैं जस्ट नायक अगली वीडियो में, जिसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि बिहेवियरिज्म के जो डेविड स्टन जिन्हें 8 फाउंडेशन स्टोन्स दिए उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, साथ में बिहेवियरिज्म के जो क्रिटिसिज्म है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू। वंदे मातरम। जय हिंद।